नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जो मुद्दा इस समय काफी ज्यादा सियासत में कुछ हलचल पैदा कर रहा है। ये मुद्दा है कि 3 राज्यों में चुनाव जीतती है बीजेपी और उसके बावजूद भी उसके नाम पे एक कलंक लगता है कि कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं थी, इसकी वजह से जीता था। क्योंकि एमपी में आपने देखा होगा एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाए गए थे और जब रिजल्ट आता है तो एकदम से समीकरण बदल जाता है। वजह आखिर क्या रही है? और जब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और अब आ रहा है कि राम भक्ति पर वोट मांगने की बात आ रही, मुद्दे कहाँ है? आखिर मुद्दे जो रोजगार के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, ये मुद्दे कहाँ गायब हो रहे हैं बीजेपी के खाते से? और ईवीएम के सवाल पर अभी भी विपक्ष अड़ा हुआ है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मयूर जानी सर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ईवीएम को लेकर जिस तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। देखिए, मैं इसमें बहुत स्पष्ट हूं और वो इसलिए हूं कि बहुत सारे ऐसे जो तथ्य या तो साक्ष्य या प्रमाण है उस बात की ओर इशारा करते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है वहां पे, जो चाहे ईवीएम मशीन हो या उसके साथ जुड़ा हुआ वीवीपैट हो, या फिर बहुत सारे मुद्दे अब इसकी कोडिंग को लेकर उठ रहे हैं। बहुत सारे बात उस तरफ भी जा रही है, इशारा कर रही है कि क्या, जैसे श्याम पित्रोदा साहब ने कहा है ना, कुछ लोगों को शायद ये गले नहीं उतरता, ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन श्याम पित्रोदा का गांधी परिवार से करीब होना एक अलग बात है। लेकिन श्याम पित्रोदा का वजूद सिर्फ गांधी परिवार का करीबी होना नहीं है। उनका जो वजूद है, उनका जो अस्तित्व है, वो अपने आप अपने बूते पे खड़े हुए हो। वो अर्ली 80s में, जबकि टेक्नोलॉजी और ये विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें जो थी, वो जब अमेरिका जैसे देश में बहुत तेजी से, बहुत गति से आगे बढ़ रही थी, उस समय के बहुत सारी चीजों के वो पायोनियर हैं। और इसलिए कोई अगर ये कहे कि इनको क्यों सुनते हैं या इनको क्यों इंटरव्यू करते हैं, वो भाई कांग्रेस के इसलिए नहीं होता है, वो होता है क्योंकि वो टेक्नोक्रेट है। इस व्यक्ति ने इस देश को बहुत कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ विजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब वो भी ये कह सकते हैं कि हाँ, इसमें बहुत सारी जगह से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं आज हमारे दर्शक कल या परसों में शायद 2 एपिसोड एक के बाद एक देखेंगे। मैंने ऑस्ट्रेलिया के एक पॉलिटिशियन है जो कि पिछली टर्म में भी वहां की संसद के लिए चुनाव लड़े थे। वो हमारे हिंदुस्तानी है, बेसिकली इंडियन ओरिजिन के हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, कौल साहब हैं। वहां स्थायी हैं 30 साल के आसपास से और लिबरल पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं। मैं उनसे आज बात की, मैंने कुछ 2 घंटे की बातचीत की, 2 एपिसोड बनाए हमने। दर्शक जब भी देखेंगे मैं कहूंगा इसको जरूर देखिए। मैंने उनमें बहुत सारी बातें पूछी, लेकिन एक सवाल मैंने उनको पूछा, और ये जो कौल साहब हैं वो खुद एक बहुत ही बड़े अच्छे विद्वान इंजीनियर है ना, और कंसल्टेंट है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की। मैंने पूछा कि आप तो इतने एडवांस इकोनॉमी वाले कंट्री हैं, आपके वहां चुनाव कैसे होता है? तो कहा कि बैलेट पेपर से होता है। मैंने कहा भाई क्यों इतना आप टाइम वेस्ट करते हैं, आप करवाइए वहां ईवीएम से चुनाव। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है, हमारा देश मतलब कि उनका देश मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी में मानता है, लोकतंत्र, पूरी तरह का लोकतंत्र, जहां पे सीक्रेट बैलेट होता है, वोटिंग होता है। कोई किसी को ये बताता भी नहीं है कि मैंने बैलेट पेपर से किसको वोट दिया है, लेकिन बैलेट पेपर से जब वो वोट देता है तो वो उसको पता होता है कि मैंने किसको वोट दिया। और क्योंकि उसको ये गारंटी होती है, उसको पता है कि मैंने यहाँ पे टिक किया, इस नाम के आगे टिक किया, और वही आदमी जो है उसी को वोट जा रहा है, उस भरोसे के साथ वो बाहर आता है। और मशीन, बोले हम लोग ये बिल्कुल मान के चलते हैं कि अगर किसी भी उपकरण को आप अगर उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं तो ईवीएम कोई स्टैंड अलोन मशीन नहीं है, कोई ये कह सके ना इससे कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है।
तो बोले हम उस लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि वोट, कोई भी जनता, कोई भी मतदाता अगर वोट देता है तो उस वोट को सही उसने जहां दिया है वहीं जाना चाहिए। और बहुत सारी चुनावी प्रक्रिया को लेकर मैंने उनसे बात की है, वो हमारे दर्शक देख पाएंगे, पर एक ईवीएम का मुद्दा मैंने उनको खास पूछा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी वी डोंट बिलीव इट इज सेफ। हम नहीं मानते कि ये एक सही चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। तो इतना बड़ा विकसित देश है ना, जिसका हैप्पी इंडेक्स जो है 1 से 10, 1 से 12 में आता हो, वो कहीं पिछड़ा नहीं है। हर जगह पे वो 1 से 10, 1 से 12 में होता है, 182 देशों में से। क्राइम रेट में सबसे नीचे आता है वो। मानव अधिकार की रक्षा में वो बहुत सबसे ऊपर आता है, ऊपर वाले देशों में आता है। ऐसा एक देश अगर ये कहता है कि नहीं, ये हमको भरोसा करने के लायक नहीं लगता है, तो हम क्यों इसको इतना पकड़ के बैठे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर। जो दूसरी चीज और, आपको तो पता ही है, लेकिन दर्शक भी ये जानते होंगे, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर मुखर होकर हम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले ये आवाज उठाई है। बिल्कुल। और इस बात का डर रखे बगैर कि कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, क्या हमको कोई इंटेलेक्चुअल मानना बंद कर देगा, हमको भी भीड़ का हिस्सा या वही पान के गल्ले पर खड़े होकर चर्चा करने वाले एक आम आदमी की तरह समझेगा। अगर कोई समझे तो भी उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, हम ये बोल चुके हैं, क्योंकि वो आम आदमी है जो वोट देने जाता है, और वही आम आदमी को जब अपना वोट सही जगह जाता हुआ नजर नहीं आता है, तब वही आम आदमी जो है पान के गल्ले पे या चाय की टपरी पे खड़ा होके ये चर्चा करता है कि यार वोट तो मैंने कहीं और दिया था, ये कैसे ये लोग जीत गए। तो हम लोग आम आदमी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हम कोई किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपति को, या तो कोई उस तरह के क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस देश की आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके मन में जो सवाल है उसको हमें उठाना चाहिए। अब मजे की बात देखिए, आज का ट्विटर देख लीजिएगा, वो राहुल मेहता जिनका हमने सबसे पहले इंटरव्यू किया 1 साल पहले भी और फिर बाद में भी, वही राहुल मेहता की क्लिप जो है आज देश के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं कि वीवीपैट कैसे खेला हो जाता है, वो सबके ट्विटर हैंडल पे यही आज जो है वो आपको सुबह से वायरल हो रहा है। आप सुबह से देखें तो यही हो रहा है अभी। तो एक कि हमको इस बात का आनंद है, गर्व भी है कि वो मुद्दा जो उठाने से लोग डरते थे, हमने सबसे पहले उठाया है। और ये कहने में हमें कोई अभिमान नहीं है, लेकिन हाँ, एक इस बात की अनुभूति बिल्कुल है कि हम पत्रकारिता सही कर रहे हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो उससे ना डरते हुए भी हम पत्रकारिता सही कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है सुष्मिता जी कि जहां, अब देखिए ना, कोई भी बड़ा जो डेवलप्ड कंट्री जिसको मानते हैं, या तो जिसको एडवांस इकोनॉमी कहें हमसे बहुत ज्यादा, या जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री आप कहें, कोई भी नहीं इसको इस्तेमाल करता है, कोई नहीं कर रहा है। हम क्यों कर रहे हैं इसको? और हमारे प्रधानमंत्री क्यों इस जिद में बैठे हुए हैं कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अगर चयन करना होगा तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होंगे, ये वो खुद होंगे। एक उनके द्वारा नियुक्त किया गया कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और तीसरा जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। तो ये तो वही हो गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितना भी विरोध कर ले, प्रधानमंत्री और उनका जो भी चेला होगा वो जो डिसाइड करेगा वही तो मुख्य ये सीईसी बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये काहे का लोकतंत्र है? अगर हम कहते हैं लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत करते हैं, तो वो कैसे इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया साबित कर पाएंगे, जबकि चित भी मेरी, पद भी मेरी। यही तो हुआ ना। तो ये सब चीजें जो है वो क्यों हो रही है? आप क्यों चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आप इसमें शामिल करना नहीं चाहते? ट्रांसपेरेंसी लाइए ना। तो ईवीएम से अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वोट आप देती हैं तो आप किसको वोट दे रही हो और उसी को जा रहा है कि नहीं, इसकी किसी को कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो जो चिट आप देखती है वीवीपैट में, वो भी आपके हाथ में तो नहीं आती है, ठीक है।
और सभी वीवीपैट की चिट का भी कोई काउंटिंग तो नहीं होता है। काउंटिंग तो जो ईवीएम में जो दिखा दर्ज होता है उसी का होता है। तो कैसे आप इस चीज को, कोई भी अगर किसी में भी थोड़ी बहुत भी जो अगर कॉमन सेंस होगी तो इस चीज पर तो सवाल उठना और उठाना बड़ा वाजिब और लाजमी है। तो वही बात अभी अभी हो रही है, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। और राजनीतिक दलों को, सभी को, मतलब कांग्रेस से लेकर सभी को इस प्रक्रिया को कैसे भी करके हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। या तो फिर जैसे हमारे कार्यक्रम में जो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं देव साहब, उन्होंने जो कहा था, जो कि सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन करके एक संस्था चलाते हैं, है ना, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति और बहुत ही जानकार, जमाना देखा है उन्होंने बिल्कुल। वो जब कह रहे थे कि भाई चलिए आप ईवीएम मत हटाइए, आप रखिए ईवीएम, आप वीवीपैट को आपके पास है ना, उसमें जो चिट निकलती है उसकी साइज को, इस चिट की साइज को बड़ा कर दीजिए, और उसमें जो इंक आप यूज करते हैं उस इंक को ऐसा रखिए कम से कम 5 साल तक भी वो कहीं जाए नहीं, वो रहनी चाहिए। और उसकी चिट जो है वो जो वोट करता है उसके वोटर के हाथ में आनी चाहिए, वो देख सके कि हाँ जिसके ऊपर मैंने उंगली दबाई थी वही चिट, वही वोट जो है गिरा हुआ इसमें आया मेरे पास। और फिर एक बक्सा रखिए, उसमें वो अपनी वो चिट डाल देगा। और जब काउंटिंग होती है तो आप मशीन से वोट मत गिनिए, आप उन चिट है जो निकली है, बैलेट जो निकला है एक तरह से कहे तो, उसका आप काउंटिंग कीजिए। तो दलील दी जाती है कि बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास 6 घंटा 5 घंटा ऐसे बैठ के गप मारने के लिए इस देश की जनता के पास कितना टाइम हम सब जानते हैं। और मैं इसमें कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है। और कहाँ कहाँ हम लोग जो है अब इस देश की युवा पीढ़ी अपना वक्त और समय बर्बाद करती है, इससे भी हम बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो अगर चला भी जाए 1 या 2 दिन गिनती में तो क्या फर्क पड़ता है। आप जब 2 फेज में इलेक्शन करवाते हैं, एक समझ लीजिए 15 तारीख को करवाया, उसी स्टेट में दूसरा इलेक्शन आप करवा रहे हैं फिर 25 तारीख को, और फिर रिजल्ट दे रहे हैं आप 3 तारीख को फॉर एग्जाम्पल, तो ये समय की बर्बादी नहीं है तो क्या है ये। आप करवा दीजिए और तुरंत उसका रिजल्ट जो है घोषित कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ये पैटर्न क्यों है, एक तो इसके ऊपर सवाल है, और ये क्यों चिट नहीं हाथ में आती इस पर सवाल है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे, अब वो जो फरुखाबाद में बड़े बड़े जो ईवीएम जो मशीन थी उसमें आग कैसे लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा होगा, हमने जो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट है नरेंद्र मिश्रा, उसका हमने जो कल इंटरव्यू किया हुआ है, उन्होंने ये सब सवाल जो है इसके लिए अलग से एक प्रेयर, अर्जेंसी में एक प्रेयर जो है वो की है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये मशीन तो सब मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ वाले जो है वहां तो हाईकोर्ट में वेकेशन है तो 3 तारीख को खुलेगा, ये सब मशीन को भेजा जा रहा है बेंगलुरु, उस मशीनों में आग लग रही है तो एविडेंस ही नष्ट हो जाएंगे। तो इसको फिर हो गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि भाई माय लॉर्ड इसको आप रोकिए, अब वहां भी वेकेशन चल रहा है, ठीक है। तो स्थिति ये है, और इसीलिए इन सब चीजों पर किसी भी थोड़े बहुत भी जगे हुए नागरिक का, सिटीजन का शंका करना, उसको डाउट होना बड़ा साहजिक है और स्वाभाविक है, और इसको हटाना चाहिए। उसमें जो भी राजनीतिक दलों को मुहिम चलानी हो चलाए, जनता को चलानी हो जनता को चलानी चाहिए। पर ये एक दूषण है, एक तरह से मैं कहूं तो ये एक इविल है इन आवर डेमोक्रेसी, इसको हटा दीजिए। ये तो बात हुई ईवीएम की, लेकिन अभी जो रोजगार की बात भी उन्होंने सवाल उठाया था कि राम मंदिर ठीक है बने, कोई बात नहीं, लेकिन रोजगार की भी बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए, और सड़कों पर उतरना चाहिए विपक्ष को भी साथ में। लोगों जो विपक्ष इस समय जिस हिसाब से उतरना चाहिए उस हिसाब से वो अपनी बात नहीं रखती। ईवीएम की भी बात है तो सड़कों पर भी उतरना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो सवाल उठा रहे हैं, हम लोग निष्पक्ष होकर सवाल उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया उतना सवाल नहीं उठाती, मेन स्ट्रीम मीडिया उठाती ही नहीं सवाल, लेकिन विपक्ष को भी सवाल उठाना चाहिए अगर उसको वास्तव में इस चीज से समस्या है। अगला सवाल मैं ये करूंगी सर, क्योंकि भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, भारत न्याय यात्रा के जरिए क्या वो ईवीएम के मुद्दे
पर भी बात करेंगे, महिला सुरक्षा की भी बात करेंगे, रोजगार की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या गठबंधन में एकता रहेगी? जी सर। देखिए, गठबंधन में एकता रहेगी कि नहीं इसके बारे में मुझे लगता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है रहनी चाहिए। ये एक देश के नागरिक के तौर पर एक आशा भी है मेरी। हाँ, पत्रकार के तौर पर मैं उसको बड़ा एक सस्पिशियसली देखता हूँ कि क्या ये रहेंगे एक या नहीं रहेंगे। ठीक है। और हाँ, बाकी आपने कहा कि भारत न्याय यात्रा, तो मुझे लगता है कि इसमें ये सब न्याय शब्द इसलिए इसको चुना गया होगा कि ये सब जो मुद्दे हैं जो कि अन्याय करता है, तो उनके खिलाफ न्याय मांगने की यात्रा, ये तो 6200 किलोमीटर की यात्रा है, उस पहले वाले से भी बड़ी होगी ये, और ये हमारे गुजरात भी आएगी, पोरबंदर तक जाएगी, फिर वहां से मुंबई जाएगी। लेकिन सर ये बस से भी इस बार है, पैदल यात्रा नहीं है, इससे बस से भी यात्रा करेंगे। हाँ, तो समय नहीं बच रहा है। देखिए जी, उसमें उनको 4200 या 4000 किलोमीटर जब वो चले थे, उनको 4.5 महीने के आसपास का समय लगा था। थोड़ा शायद उससे थोड़ा ज्यादा था, लेकिन कम से कम उतना था। अभी इनके पास इतना टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली वो हर जगह चल के नहीं जाएंगे या जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक सीमित समय में इनको इस यात्रा को करना होगा। पर ये सब मुद्दे उठाएंगे, मुझे बिल्कुल ये लगता है। और ईवीएम का मुद्दा, जहां तक मेरी समझ है, मेरी जानकारी भी जो है थोड़ी, वो बड़ा इनको अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये अगर रहा तो हम कितने भी महंगाई के मुद्दे उठा लें, कितने भी बेरोजगारी के मुद्दे उठा लें, कितने भी किसान की दाम एमएसपी को लेकर उठा लें, या इनके ऋण को लेकर उठा लें, या शिक्षित बेरोजगारों की जो हालत हो रही है, जो डंडे पड़ रहे हैं, उसको लेकर उठा लें, है ना, धोया जा रहा है। आप मांगो और आपको इतना मार मार के तोड़ देते हैं कि पूछिए मत। 450 रुपए का सिलेंडर का वादा करते हैं, फिर कहते हैं अब नहीं मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कहते हैं किसानों का ऋण अब माफ नहीं होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में कहते हैं कि लाडली बहना योजना अगर है आपको, अगर आपको उसका लाभ चाहिए, तो ये मापदंड बदल दिए गए हैं। इसमें बहुत कम महिलाएं फिर फिट होती हैं। ठीक है। और ये सब लोग अब इसमें से देखिए, अब ये भी जरा सोचिए आप, इतनी वादा खिलाफी किसी से डरे बगैर कोई कैसे कर सकता है, अगर उसको ये पता ना हो कि मेरे पास अलादीन के चिराग का जिन है। आप सोच के देखिए, मैं दर्शकों से कहूंगा वो भी सोच के देखिए, इतनी वादा खिलाफी, तुरंत पाला झाड़ देना, ये तो ठीक है अब नहीं करेंगे, और फिर भी ये कहना है कि 400 प्लस सीटें लाएंगे, ये कैसे हो सकता है? कोई बता दे, इस देश में कोई राजनीति का अगर जानकार हो। मैं तो परेशान हूं, हैरान हूं कि ये कैसे हो सकता है। और ये हर बार होता है, और हर बार उनकी सीटें बढ़ती है। कैसे बढ़ सकती है? ये भी कोई सोच तो ले एक बार। आपको 450 रुपए में वहां नहीं सिलेंडर देना है, तो क्या वो जनता खुश है? वहां पे होगी खुश, मान लेगी कि हाँ हाँ ठीक है, मत दीजिए, चलेगा। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। तो ये लोग जो है, अगर फिर भी इतने आश्वस्त हैं कि हम 400 प्लस लाएंगे, तो इसका भी कोई एक लॉजिक होता है, उसको समझने की जरूरत है। और ये ऐसे ही चलता है तो विपक्ष है वो, अब मुझे लगता है वो समझ रहा है, और उसको ये जो भारत न्याय यात्रा है उसके चलते मुझे लगता है कि इस यात्रा में जहां तक मेरी समझ है, थोड़ी बहुत जो जानकारी है, इसमें इंडिया अलायंस के बहुत सारे जो बड़े लोग हैं इनके साथ चलेंगे, ऐसा कुछ आयोजन किया। जी। लेकिन सर एक आखिरी सवाल है, मंडल और क्या मंडल कमंडल पर भारी पड़ेगा? ये आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है बीजेपी, और क्योंकि 2024 के चुनाव भी है और अयोध्या में जिस तरह से भव्य मंदिर बन रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी हर जगह प्रचार में अपने रोजगार के मुद्दे तो नहीं उठाती, लेकिन हाँ ये जरूर बोलती है कि हम मंदिर बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में मंदिर का मुद्दा भारी पड़ेगा? पहली बात यह है कि मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया। जी सर। ये मंदिर बीजेपी ने बनाने में, कहीं बीजेपी का कोई रोल नहीं है बनाने में। समझने की बात है, जरा ध्यान से समझे सब लोग, गौर से सुने इसको।
मंदिर बनाने में बीजेपी का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि हाँ, परसेप्शन खड़ा करने के लिए इसको मुद्दा बनाया जा सकता है, पर मैं इस बात में बहुत क्लियर हूं, क्योंकि मैं अब आप देखते होंगे तो मेरे कार्यक्रमों में भी मैं ये लगातार कहता हूं कि देश के जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं, जो उनको डे टू डे अपने जीवन में प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों को के ऊपर बात करना अब हमारे जैसे लोगों के लिए कोई काम का नहीं रहा। क्योंकि ये मैं तो मतलब अपने आप में मैं तो बड़ा मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि मैं इस चीज को मान चुका हूं अपने आप में कि ये सब मुद्दों का इसलिए असर नहीं होता है क्योंकि मशीनरी और मशीन का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। तो इसको मंडल पर कमंडल लिया, उस पर कौन क्या भारी हो गया, इसका फिर ज्यादा मतलब इसलिए बनता है जब तक आप इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट नहीं करोगे तब तक जो है कोई भी जमीनी या जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा कभी भी जो है वो चुनाव पर कोई असर नहीं डाल पाए, क्योंकि चुनाव ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो रहे हैं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो आज हम बात कर रहे थे जिस तरह ईवीएम के बारे में मयूर सर ने बताया, कहीं ना कहीं इसमें सवालिया निशान उठता है, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरह से चुनाव होते हैं और एग्जिट पोल अलग रिजल्ट दिखाता है और जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं ये रिजल्ट एकदम साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ईवीएम में कुछ तो है, कुछ तो घोटाला है। और राम मंदिर को लेकर भी मयूर जानी सर ने बताया कि अब की इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं मंदिर को लेकर नहीं होगा, एक तरह से जनता समझ चुकी है। आगे आप देखते रहेंगे, आगे हम आपको बताते रहेंगे क्या होगा 2024 के चुनाव में और क्या क्या होना है। बाकी के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।